हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो यूपी प्लस की असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की ये जो एग्जाम्स हुए थे, अब जो नया आप लोग का जो डेट आई है, जो बच्चे 2023 सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो आपकी 1828 पोस्ट आई थी, उसमें जो बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो उनके एग्जाम 16 फरवरी को जैसे कि डेट आ चुकी है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी अपनी शुरू कर देनी है, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देख लें कि अभी करंट में जो पेपर हुआ है वो किस तरह का हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन आए, कितना डीपली पूछा गया है, कितना हमारा अभी तक तैयार है और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी हमको प्रिपेयर करने हैं। तो इसका एनालिसिस करना, उसको डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है, कितना डीपली बनता है, क्या क्या टॉपिक्स एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या उन्हीं से ही निकल करके क्वेश्चन नए बनते हैं। तो उसको अच्छे से डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम उस पेपर को अच्छे से समझेंगे, जो क्वेश्चंस उसमें आए हैं उनको देखेंगे, उनके आंसर्स क्या हैं और किस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ इजी है, उसी के बेसिस पे हम उसको समझेंगे और आगे नई स्ट्रैटेजी भी प्लान करेंगे, जिससे कि आगे जो अभी आने वाला पेपर है उसके लिए हम अच्छे से तैयारी अपनी कर सकें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन, तो देयता वह है जो वास्तविक देयता नहीं है, लेकिन जो किसी आरक्षित घटना के घटित होने, जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर वास्तविक देयता बन जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें था कि अ डैश लायबिलिटी इज वन विच इज नॉट एन एक्चुअल लायबिलिटी बट विच विल बिकम एन एक्चुअल वन ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट विच इज अनसर्टेन। कंटीजेंट है, लॉन्ग टर्म है, करेंट है, फिक्स और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपल से देखिए, क्वेश्चन में ही इसने आपको बता रखा है कि आंसर क्या होगा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आप ध्यान दें, क्या कहा है कि अनिश्चित घटना के घटित होने पर, यानी कि कोई ऐसी कंटीजेंसी, कोई ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी कोई एक घटना घटित हो सकती है, तो उसकी घटना के घटित हो जाने पर वो देयता बन जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, वो लायबिलिटी अभी नहीं है, लेकिन अगर कोई घटना घटित हो जाती तो वो देयता हमारी बन जाएगी। तो उसे क्या कहेंगे, तो आकस्मिक हो जाएगी। सिंपल सा आंसर है यहाँ पर, वो कंटीजेंट हो जाएगी। क्या आंसर यहाँ पर ऑप्शन ही हो जाएगा। बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, नियमित खरीद आवश्यकताएं तब तैयार की जाती हैं जब सामग्री की वस्तुएं डैश स्तर पर पहुंच जाती हैं। द रेगुलर परचेजेस रिक्वेजिशंस आर प्रिपेयर्ड व्हेन द आइटम्स ऑफ मटेरियल्स रीच एट डैश लेवल। ऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम जैसे कि कोई भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर जो है प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर वो कब जो है खरीदेंगे, यानी कि कब वो कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, रेगुलरली कब परचेज करते हैं, जबकि जो सामग्री उनके पास अवेलेबल रहती है किस लेवल तक। ऐसा तो है नहीं कि जब पूरी तरह खत्म हो जाएगी तब हम खरीदने जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। तो एक हम लेवल डिसाइड कर लेंगे कि इस लेवल तक हमको जो है ऑर्डर कर देनी है, जिससे कि हमारे पास जब तक नया सामान आता है, नया माल आता है, तब तक जो हमारे पास अवेलेबल है उससे हमारा प्रोडक्शन जारी रहेगा। तो वो हो जाता है रीऑर्डरिंग लेवल। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये पुनर्आदेश जो होता है उस स्तर तक, क्योंकि अलग अलग लेवल्स निकाले जाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने पढ़ाई है कि रीऑर्डरिंग लेवल होता है, मैक्सिमम मिनिमम होता है, डेंजर लेवल होता है, ईओक्यू इक्विटी इकोनॉमिक कंट्रोल ऑर्डरिंग यूनिट भी होते हैं। तो वो उसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन आपका बना था। तो रीऑर्डरिंग लेवल जो होता है, इसको मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी कि एक अलग से क्लास भी आ जाएगी जिसमें हम इसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण सही है, विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, हायर परचेज सिस्टम, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन इसमें से करेक्ट है। किराया खरीद मूल्य माइनस नगद मूल्य बराबर कुल ब्याज। किराया खरीद मूल्य माइनस पहला शेष बराबर पहला भुगतान। पहला शेष माइनस दूसरा शेष बराबर दूसरा भुगतान। ये सभी उसमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा समीकरण करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हायर परचेज प्राइस होता है, हायर परचेज प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है और कैश प्राइस जो होता है वो कम होता है। अगर आप स्कूटी खरीदने मार्केट में जाइएगा, कैश में खरीदिएगा, तो कैश में आपको सपोज कर लेते हैं कि अगर 1 लाख की स्कूटी पड़ी और आपने अगर हायर परचेज प्राइस का खरीदा, हायर परचेज का किस्तों में आपने खरीदा, तो वो आपके लिए 1,15,000 या 1,20,000 की पड़ती। क्यों ज्यादा की पड़ती, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है कि किराया खरीद मूल्य माइनस नगद मूल्य बराबर कुल ब्याज। तो ज्यादा क्यों होता है हायर परचेज प्राइस, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो था वो करेक्ट था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट मुख्य रूप से पिछले प्रदर्शन
और वास्तविक लागतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। डैश बजट्स आर प्रिपेयर्ड मेनली ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल कॉस्ट। कैश बजट फंक्शनल, जीरो बेस बजटिंग, कन्वेंशनल या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बजट मैंने आप लोग को पढ़ाए थे, तो वहाँ पर बताया भी था कि जो ऐतिहासिक बजट भी कह सकते हैं या फिर पारंपरिक बजट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है कि प्रीवियस में हमने क्या कुछ किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, हमारी कॉस्ट कितनी आई है, उसी के बेसिस पर हम आगे के बजट को भी तैयार करते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहां पर हम प्रीवियस का कुछ भी नहीं देखते वो आपका जीरो बेस बजटिंग कहलाता है, यानी कि नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो आपका जीरो बेस बजटिंग। यहाँ पर क्या कह रहा है, हम पुरानी लागतों को देखते हैं, पिछले प्रदर्शन को देखते हैं, तो वो आपका पारंपरिक या फिर कन्वेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक डिफिनेशन दे रखी थी, इस डिफिनेशन को आपको देखना था और ये बताना था किसकी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको डिफिनेशन तो आनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही ऐसा होता है कि कुछ डिफिनेशन हमको पता होती है, कई बार नहीं पता होती है, अगर प्रैक्टिकली देखें तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी तुक्का भी चल जाता है और आपको कभी कभी याद करनी। वैसे जे.आर. बार्टली बाय काफी फेमस है, तो इनके बारे में इनकी डिफिनेशन आप लोग को याद नहीं होंगी, या फिर स्लिसर एवं पेगलर की। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों का करेक्ट हुआ होगा, बहुत से बच्चों का करेक्ट नहीं हुआ होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डैश दिशा निर्देश और लेखांकन मानक होते हैं जो किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और आर्थिक प्रदर्शन की रिपोर्टिंग में मजबूत लेखांकन प्रथाओं और प्रक्रियाओं के लिए होते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से डिस्क्राइब किया गया है किसी चीज को, किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा दे रखा है, उन्होंने उसको डिफिनेशन दी है, आपको बताना है कि वो क्या चीज है। कि डैश आर गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर sound accounting practices and procedures in reporting the financial status and period performance of a business. Accounting principles, accounting concept, accounting conventions, accounting standards, none of the above. तो यहाँ पर मैंने आप लोग को उसके बारे में पढ़ाया भी हुआ है, सिद्धांत क्या होते हैं वो भी बताए, अवधारणाएं भी और परंपराएं भी बताई हुई हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कुछ आपकी सर्टेन परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उन्हीं के बेसिस पे आप तैयार करते हैं, अपनी अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो क्या कहलाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो गलत होने की कोई सवाल ही नहीं है, लेखांकन सिद्धांत हो जाएंगे आपके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। साफ साफ यहाँ पर कह ही रहा है कि जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और आवधिक प्रदर्शन की रिपोर्टिंग में मजबूत लेखांकन प्रथाओं और प्रक्रियाओं के लिए होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, लेखांकन सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता उस राज्य में जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा जहां से वह वस्तुओं या सेवाओं की कर योग आपूर्ति करता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार डैश रुपए से अधिक है। यहाँ पर आपको ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, यानी कि जो सप्लायर है उसे अपने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड खुद को कराना है इन द स्टेट फ्रॉम वेयर इट मेक्स, जिस भी स्टेट में वो वस्तुओं को तैयार कर रहा है, बना रहा है। अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज, अगर उसका जो टर्नओवर होता है किसी फाइनेंशियल ईयर का वो किससे अधिक होगा, 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, यहाँ पर 20 लाख होता है। किसी स्टेट में अगर कोई भी व्यक्ति कोई सप्लायर है जो कि सप्लाई कर रहा है, उत्पादित कर रहा है, उसको सप्लाई करेगा, तो वहां पर उसका टर्नओवर अगर 20 लाख से अधिक है तो उसको जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये तो फैक्ट था, एक सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर कीपर द्वारा तैयार किया गया क्रय मांग आमतौर पर डैश प्रतियों में तैयार किया जाता है। द परचेज रिक्विजिशन प्रिपेयर्ड बाय द स्टोर कीपर इज जनरली इन 5 कॉपीज, 4 कॉपीज, ट्रिप्लिकेट, डुप्लीकेट या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर जो स्टोर कीपर है जो गुड्स को परचेज कर रहा होता है, तो वो जो प्रिपेयर कर रहा है उसको तो कितनी कॉपीज में प्रिपेयर करेगा, मांग जो बना रहा है पत्र अपना, तो कितनी कॉपीज में प्रिपेयर करता है, तो वो आपका हो जाता है 3 कॉपीज में, 3 प्रतियों में उसको प्रिपेयर करता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेखा परीक्षा एक अनिवार्य लेखा परीक्षा है जिसे प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षा करने को बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि डैश ऑडिट इज अ कंपल्सरी ऑडिट एंड इज टू बी कैरीड आउट ईच ईयर बाय एन ऑडिटर कॉल्ड स्टेटरी ऑडिटर। इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि साफ साफ कह रहा है कि क्या कहलाता है, स्टेटरी ऑडिटर कहलाता है, वैधानिक लेखा परीक्षा कहलाता है। कौन कहलाएगा, जो वैधानिक लेखा परीक्षा करेगा, सीधा सा आंसर हो जाएगा स्टेटरी ऑडिट होगा यहाँ पर आंसर का, एक आंसर है ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो डायरेक्टली देखते ही आपको लगा देने हैं, कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन है ही नहीं। बाकी कितने तरह का होता है ऑडिटिंग वो तो मैंने आप लोग को पढ़ाया भी हुआ था, उस क्वेश्चन भी बहुत से सॉल्व करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस धारा के तहत किसी कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है जबकि वह सेवा में बना रहता है, वह पूरी तरह से कर योग्य है। Under this section, an employee receives payment in respect of any period of leave while he continues to remain in services. It is taxable in full. Section 17 सबसेक्शन 1, बाकी आपके तीनों जो हैं वो सेक्शन 10 दे रखी है और साथ में कुछ सबसेक्शन बताई हुई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपके प्रैक्टिस में कराए हुए हैं। इसकी एक अलग से वीडियो भी क्लास की जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें सेक्शन 10 के बारे में डिटेल में होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, आगे आने वाले पेपर में भी बनेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के संबंध में जो भुगतान प्राप्त होता है, तो यहाँ पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण की बात हो रही है। अर्न लीव जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो किस सेक्शन में आ रहा है? तो आपका सेक्शन 10 उसकी सब सेक्शन 10AA के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा जो बाकी सेक्शन दे रखी है जैसे कि धारा आपकी सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 है, तो ये वीरता पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनकी पेंशन से रिलेटेड हो जाएगी। ये धारा आपकी 10 सबसेक्शन 10 जो है ये हो जाती है ग्रेजुएटी से रिलेटेड। धारा 17 किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि धारा 17 की उपधारा 1 जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी। यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रेता किसी भी किस्त के भुगतान में चूक करता है तो विक्रेता को खरीद पर बेचे गए माल को वापस लेने और जो भी राशि उसे पहले प्राप्त कर ली है उसे डैश मानकर जब्त करने का अधिकार होता है। When a buyer makes default in the payment of any installment, the vendor has a right to repossess the goods sold on hire purchase and forfeit whatever amount he has already received, treating it as a hire charge, interest, cash price, installment price, none of the above. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब क्रेता, ये भी आपका हायर परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा कि जब क्रेता किसी भी किस्त के भुगतान में चूक कर देगा तो विक्रेता को जो क्रय खरीद पर बेचे गया माल है यानी कि जो भी माल उसने बेचा होता है उसको वापस ले लेता है। तो वो कब ऐसा कर पाएगा? अगर उसने किराया शुल्क मानकर जब्त करने का अधिकार। तो किस तरह से जब्त करने का है? तो वो आपका किराया शुल्क हो जाता है, हायर चार्ज हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं वीडियो पर, आपने नहीं देखी क्लासेस की वीडियो तो जरूर से देख लीजिए। उसमें सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल शब्द डैश शब्द जोर से लिया गया जिसका अर्थ है एक दिन। जर्नल इज ड्राइव फ्रॉम द डैश वर्ड जोर विच मीन्स अ डे। फ्रेंच लैटिन, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा है कि जो जर्नल शब्द है जो जोर से लिया गया है, ये जो जोर शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है। कौन सा शब्द हो जाए? ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। तो एक आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है। तो तीनों तरह का मिक्स पेपर है आपका। नेक्स्ट है, डैश एक प्रणाली है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा के व्यवस्थित भंडारों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। Dash is a system which computers use to achieve the order storage of data. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपका। आपको पता ही होगा कि कौन सी प्रणाली है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा डेटा का व्यवस्थित भंडारण किया जाता है, उसे DBMS भी शॉर्ट में बोला जाता है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको शॉर्ट में DBMS बोलते हैं। ये भी लिखा हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। यहाँ पर गलती कहाँ पर हो जाए मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा है, किसी बच्चे ने डेटा प्रोसेसिंग लगाया है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत विकास आरक्षित निधि को प्रत्येक लेखा वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम डैश के तहत विकास छूट के कारण बचाई गई आयकर की राशि के बराबर राशि में विनियोजित किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब नहीं है, सीधे सीधे पूछा है कौन सा अधिनियम है, कौन सा अधिनियम के तहत। तो इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है? 1961 है, आपको पता ही है। तो एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी में लाभ के पद यानी आर्थिक लाभ वाले पद रखने के लिए कौन सी धारा उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है जो किसी निर्देशक के हिस्सेदार या भागीदार होते हैं? Which section places restriction on the persons who are relatives or partners to a director to hold offices of profit in the company? तो यहाँ पर क्या है आपका जो क्वेश्चन है वो ऑडिटिंग में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कौन सी धारा आ रही है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर डायरेक्टर के बारे में क्या कहा गया है कि कौन सी धारा है वो प्रतिबंध लगा रही है कि जो निर्देशक होते हैं उनका कोई रिश्तेदार या जो भागीदार है वो उसमें जो है किसी भी तरह का कोई भी भागीदार अगर बन रहा है
तो किस धारा में आएगा, तो आपकी धारा 314 हो जाती है, सेक्शन 314 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आपको सेक्शंस याद करनी होंगी। इसके लिए इसका एक अलग से वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी जिसमें कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो ऑडिटिंग से रिलेटेड है या फिर जो आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड होंगी, जिससे कि वहां पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्ट आपको इजी रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए क्योंकि ये आपके बेस बनेंगे आगे क्वेश्चंस का, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के आकार के आधार पर खरीद आदेश की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? हाउ मेनी कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? 4 to 6, 2 to 3, 4 to 5, 3 to 5, none of the above। यहाँ पे क्या कह रहा है, खरीद आदेश की यानी कि जो परचेज ऑर्डर होता है उसकी कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के साइज के बेसिस पर, तो कितनी प्रतियां हो जाएंगी? 3 से 5, मिनिमम 3 और आपकी मैक्सिमम 5 हो जाती है। 3 to 5 जो होती है कॉपीज प्रिपेयर की जाती है। एक आंसर है ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हमने इस तरह के देखे जहाँ पर इसके बारे में पूछा गया था कि कितनी प्रतियां होती हैं। एक आपका क्रय आदेश रिलेटेड था और ये आपका हो जाएगा संगठन के आकार के आधार पर। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस धारा के तहत किसी भारतीय कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए निर्दिष्ट प्रारंभिक व्यय की अनुमति होती है? यानी कि कोई कंपनी है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है, निवासी व्यक्ति है, वो प्रारंभिक व्यय यानी कि जब कंपनी बनाई जा रही होती है तो कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो धारा है जिसमें कि बताया गया है कि कितने तक व्यय किया जा सकता है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? धारा 35D है, सेक्शन 35D है। कई क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो सेक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतने सेक्शन को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं अच्छे से तो वहां पर आपके एग्जाम में इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा डैश के तहत कंपनी के लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश के विभिन्न मामलों पर विशिष्ट टिप्पणियां करनी होती हैं। अंडर सेक्शन डैश द कंपनी ऑडिटर हैज टू मेक स्पेसिफिक कमेंट ऑन वेरियस मैटर्स कवर्ड अंडर एन ऑर्डर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी आपका सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा 227 4A। जितनी भी सेक्शंस आई हैं एग्जाम में उनको और अच्छे से हम डिटेल में समझ लेंगे एक क्लासेस की वीडियो में भी, कि अगर उससे दोबारा क्वेश्चन कोई बनता है या उससे निकल के कोई और क्वेश्चन आता है तो वहां पर हमारे लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक आधार पर स्थापित बजट कौन सा है? विच आर द बजट्स एस्टैब्लिश्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकालीन आधार पर, तो इसके कई तरह से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर टाइम के बेसिस पे समय के आधार पर जब होता है तो दीर्घकालीन भी हो जाता है। कौन सा बजट आ जाएगा उसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट, परचेजेस बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, सेल्स बजट, नन ऑफ दैट। तो ये बाकी की जो बजट होते हैं ना, ये ईयरली बेसिस पे बनाए जाते हैं, लेकिन जो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बजट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा भी आप समझेंगे इस क्वेश्चन को डिटेल में देखें, यहाँ पर आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी निविदा पद्धति प्रेस में विज्ञापन देकर कई पार्टियों से कोटेशन आमंत्रित करने में मदद करती है? उसका पालन तब किया जाता है जब खरीद से और बड़ी मात्रा और मूल्य शामिल होता है। Which tender method helps in inviting quotations from many parties by giving advertisement in the press? It's followed when the purchase involves considerable quantity and value. Compound entry system, single, limited, open, none of the above। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन आंसर आपका सही हो रहा होगा। यहाँ पर जो पॉइंट मेन ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रेस में विज्ञापन दिया जा रहा है। जब आप प्रेस में विज्ञापन दे रहे हैं तो पेपर के थ्रू अनलिमिटेड लोगों के पास वो जा रहा है, तो सभी के लिए वो खुला प्रस्ताव हो गया। ओपन आपका जो है प्रपोजल हो गया कि कोई भी टेंडर भर सकता है, जिसका भी कोटेशन सबसे कम आएगा उसको ही दे दिया जाएगा वो टेंडर। तो ये क्या हो जाएगा? ये ओपन होगा, यानी कि खुला हुआ एक तरह का प्रस्ताव है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो दे रखा है उसकी वर्डिंग को समझा करिए, कई बार आपको नहीं भी पता है आंसर तो वर्डिंग को ध्यान देकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की सभी त्रुटियों के सुधार के बाद लाभ और हानि संवर्धन खाते का शेष डैश खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो त्रुटियों के सुधार के कारण सिद्ध लाभ या हानि है। आफ्टर द रेक्टिफिकेशन ऑफ all errors of the last year, the balance of profit and loss adjustment account is transferred to dash account being the net profit or loss due to rectification of error. Capital account, cash account, purchase account, bank account, none of the above। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो भी त्रुटियां हुई हैं, जो भी एरर आए हैं उसको सुधारा गया है। सुधारने के बाद जो
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया गया है। जब भी त्रुटियां कोई होती हैं, एरर होता है, जब हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो वहां पर कोई भी त्रुटि एरर हमको मिलता है तो उसको सुधारने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। एक आंसर है ऑप्शन है। यहाँ बहुत से बच्चे फंसे होंगे, बहुत बच्चों का करेक्ट भी रहा होगा। तो कितने क्वेश्चन आप लोग के करेक्ट हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। कौन कौन से क्वेश्चन आपके इजीली निकल गए, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आई, कमेंट जरूर करिएगा इसके बारे में। जैसे कि आगे जो स्ट्रेटेजी हम तैयार करें इस पेपर के लिए तो वहां पर आप लोग को ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माल को निर्धारित अवधि के लिए मुफ्त रखरखाव या सेवा की गारंटी के साथ बेचा जाता है तो मुफ्त मेंटेनेंस राशि के लिए शुल्क एक अलग खाते में जमा किया जा सकता है जिसे डैश खाता कहा जाता है। When goods are sold without guarantee for free maintenance or service for a stipulated period, charge for free maintenance amount may be catered to a separate account called dash account. Brokerage suspense, provision for suspense account, maintenance suspense, none of the above. यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे सस्पेंस में और मेंटेनेंस सस्पेंस में। तो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज थी कि क्या कह रहा है कि जब माल को निर्धारित अवधि के लिए यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मुफ्त रखरखाव या फिर सेवा की गारंटी के साथ बेचा जाता है तो वहां पर उसे कहाँ रखा जाता है, उसे मेंटेनेंस सस्पेंस में रखा जाता है। ये अकाउंट मेनली तब तैयार किया जाएगा जो मेंटेनेंस सस्पेंस वाला होता है, जब कोई भी जो भी हमने सेल किया है या कोई भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, किसी भी शर्तों में उसमें होता है, जैसे कि यहाँ पर रखरखाव के बारे में कहा गया था, तो तब तक जब तक वो पूरा नहीं हो जाता इस अकाउंट में रखा जाता है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वो अवधि उसे नॉर्मल जो आपके अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये अकाउंट तब तैयार किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में फंसे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत कंपनी प्रत्येक लेखा वर्ष के राजस्व से आकस्मिक आर्थिक निधि के लिए अचल संपत्तियों की मूल लागत का 1/4% से अधिक और 1/2% तक की राशि तब तक विनियोजित करेगी जब तक कि अचल संपत्तियों की मूल लागत का %% ना हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अगर देने की है, आकस्मिक आर्थिक की बात कही गई है तो आकस्मिक आर्थिक निधि में जो रखा जाता है वो कितने % तक होता है, वो जो मूल लागत होती है, बेसिक कॉस्ट होती है उसके 5% तक होता है। बस इतनी ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में, सिर्फ आकस्मिक आर्थिक निधि और मूल लागत अगर आपने ध्यान दिया हो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना होना चाहिए, 5% तक रखा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पर लंबी चौड़ी कहानी तो लिखी होती है लेकिन मतलब नहीं होता, वहां पर सिर्फ आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको देखकर आपका आंसर निकल आएगा, लेकिन तब जब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे प्रभावी हार्डवेयर नियंत्रणों में से एक है जो त्रुटियों का समय पर पता लगाना संभव बनाता है। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव हार्डवेयर कंट्रोल्स विच मेक्स पॉसिबल टाइमली डिटेक्शन ऑफ एरर्स। पाई चार्ट, पैरिटी बिट, फ्लो चार्ट, इंटरनेट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इफेक्टिव हार्डवेयर कंट्रोल में से एक है और जो त्रुटियों का समय पर पता लगाना संभव बनाता है, यानी कि कोई भी त्रुटि है, कोई भी एरर है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, वो पैरिटी बिट होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आने थे तो वहां से आपके क्वेश्चन ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ह्रास योग्य संपत्ति की राशि इसकी ऐतिहासिक लागत या वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लागत के लिए प्रतिस्थापित धनराशि अनुमानित डैश मूल्य घटाकर है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी निकाली जाती है। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट is its historical cost or other amount substituted for historical cost in financial statement less the estimated dash value। कौन सी वैल्यू को घटाया जाता है, तो वो जो अवशिष्ट लागत होती है उसको घटा दिया जाता है, उसके बाद हमको जो एक्चुअल रह गई है कॉस्ट वो निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल कॉस्ट जो होती है उसको घटाया जाता है। तो डिप्रिसिएशन पर, ह्रास पर एक अलग से वीडियो क्लास की मैं लेकर के आई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर, तो यहाँ पर इजी रहा होगा आपके लिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहां भवन संपत्ति को, पहला पॉइंट है इसमें अर्जित किया गया है, दूसरा है निर्मित किया गया है, तीसरा है मरम्मत किया गया है, नवीनीकृत किया गया है, उधार ली गई है, पूंजी से पुनर्निर्माण किया गया है, ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा डैश होगी। When building property has been acquired, constructed, repaired, renewed or reconstructed with borrowed capital, the maximum limit for deduction of interest shall be 50,000, 25,000, 30,000, 40,000, none of the above। तो यहाँ पर ये आपका हाउस प्रॉपर्टी यानी कि जो इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं उसका जो सेकंड हेड है
इसका जो सेकेंड हेड है कॉस्ट प्रॉपर्टी, उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। तो कितने तक आपको जो है अधिकतम सीमा कितनी होती है ब्याज की कटौती की, तो वो हो जाती है 30,000, 30,000 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एक वर्ष के लिए यहाँ पर 30,000 तक की कटौती दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण पूरा होने पर माल प्राप्त करने वाले क्लर्क को स्टोर या नोट में प्राप्त सामग्री का विवरण दर्ज करना चाहिए। ऑन द completion of the inspection, the goods received clerk should enter details of materials received in store or dash note. Clear note, credit note, goods received, debit note, none of the above। तो बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, डेबिट और क्रेडिट नोट में कंफ्यूज हो गए होंगे, जबकि ना तो डेबिट था ना ही क्रेडिट था, ये दोनों ही नहीं होंगे। साफ साफ क्वेश्चन में क्या कहा है कि निरीक्षण पूरा हो गया है और माल प्राप्त करने वाला जो क्लर्क है उसने क्या किया है, यानी कि जो क्लर्क था उसने जो गुड्स को रिसीव किया था, सप्लाई कोई हुई है तो उसने जो है गुड्स को रिसीव कर लिया है, तो अब वो जो सामग्री उसे कहाँ दर्ज करेगा, तो उसे ना क्रेडिट में ना डेबिट में, वो अपने गुड्स रिसीव का जो नोट होगा उसमें दर्ज करेगा। जबकि जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनता है, जो बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे इसमें, तो डेबिट और क्रेडिट नोट जो होता है वो मोस्टली जो होगा, मैं मोस्टली क्या, ये आपका रिटर्न जब हो रहा होता है तो वहां पर बनाए जाते हैं, रिटर्न के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई रिटर्न की बात नहीं कह रहा, उसने रिसीव किया सीधे सीधे, तो वो आपका प्राप्त माल में यानी कि गुड्स रिसीव में जाएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1979 से दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत मूल्य ह्रास की किस विधि को लगाया जा सकता है। फ्रॉम 1 अप्रैल 1979 विच मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कैन बी चार्ज अंडर डबल अकाउंट सिस्टम, सिंकिंग फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा लगाया जाता है, वो हो जाएगा यहाँ पर सीधी रेखा पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें कि आपका एक सिंपल सा 10%, 20% जो भी रहेगा वो चार्ज बता दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हर वर्ष का डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश बजट सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक महत्व का है। डैश बजट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस, मटेरियल, प्रोडक्शन, सेल्स, फंक्शनल, नन ऑफ द। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा बजट ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक महत्व का होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक महत्व का जो बजट होगा, जिसके बेसिस पर ही हम सारी चीजें डिसाइड करते हैं, तो वो हो जाता है बिक्री, सेल्स बजट। हम पहले देखते हैं बजट, क्योंकि हम बजट जो होता है वो पहले तैयार किया जाता है, भविष्य में जो कुछ भी हमें करना है उससे रिलेटेड हम पहले बजट तैयार कर लेते हैं। तो ये अनुमान हम लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल हो सकती है, तो उसके लिए हम सेल्स बजट तैयार करते हैं। जितना हमने अनुमान लगाया है कि इतनी सेल हमारी हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करते हैं। ये नहीं कि आपने पहले प्रोडक्शन कर लिया और उतनी सेल आपकी नहीं हुई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वेस्ट भी होगा, आपकी जो है वर्किंग कैपिटल उसमें फंसी रहेगी, स्टोरेज का खर्चा अलग से आएगा। तो पहले हम सेल्स का अनुमान लगाते हैं कि कितनी बिक्री होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन अपना करते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो 31 से है, ये हम नेक्स्ट इसके जो सेकंड पार्ट आएगा वहां पर सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन यहाँ हमने समझे कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या हमको और आगे चीजें पढ़नी है, क्या हम पढ़ चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड अब आगे आपके जो क्लासेस की वीडियो है या फिर प्रैक्टिस सेट है वो भी आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर से करिएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।